हेलो स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री में यहां तक देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। हराइजी कौन थे? तो हाजी शरीफुल्लाह के शिष्य थे। ठीक है, हराइजी कौन थे? हाजी शरीफुल्लाह के शिष्य थे। और यह जो हाजी शरीफुल्लाह थे, इसने मुस्लिम धर्म में सामाजिक सुधार के लिए चलाया था। इसलिए 1818 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन कुछ लंबे समय तक भी चला और 1857 के समय में इसने कुछ डिस्टर्ब भी किया था और इसके बाद फिर ब्रिटिश ने इसको समाप्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। और यह लोकनायक की उपाधि इनको कब मिली थी? तो जब 1975 में इन्होंने एक लोक आंदोलन आरंभ किया और इस समय देखे कि इन्होंने पूरा का पूरा इंदिरा गांधी की सरकार को ही पलट दिया। ठीक है, इसलिए 1975 में इन्हीं का नारा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। नेक्स्ट है, मोदी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो मोदी लिपि का प्रयोग मराठों के लेख में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब? बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, इसलिए इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। लॉर्ड क्लाइव ने इसके साथ संधि किया था। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। मिलाइए यहाँ पर। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई थी दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद 1784 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच और इस समय हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, इसलिए मंगलौर की संधि 1784। अब यहां से मिलाइए। अगर एग्जाम में आपका 2 भी मिल जाता है और इसमें देख लीजिएगा कि इसमें अल्टर आ रहा है, तो आपको मिलाने का दूसरा जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी देखिए एक भी अगर मिल जाता है और बाकी आपका यहाँ दूसरे ऑप्शन में वह नहीं है, तो आप उस पर भी आंसर बना सकते हैं। साल बाई की संधि कब हुई? तो साल बाई की संधि 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समय था कब से कब तक? 1775 से 1782। ठीक है, 1782 में साल बाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास की संधि कब? तो मद्रास की संधि प्रथम युद्ध के बाद हुई है, इसलिए 3 नंबर है। देखिए यहाँ पर 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट देखिए, किस काल को सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का काल कहा जाता है? तो यह काल चला था कब से कब तक? 1765 से 1813 ईस्वी तक। किसने चलाया था इस काल को? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का मतलब क्या? अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना है और चारों तरफ से बफर स्टेट को बनाना है ताकि मेरा राज्य सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहे जाते हैं? राजा राम मोहन राय को। इसलिए राजा राम मोहन राय आंसर है। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद कौन थे? ये उत्तर प्रदेश से हैं और बाद में इन्हीं के नेतृत्व में, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होगी और जहां एनजी रंगा जो होंगे वह महासचिव बनेंगे। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, कहां पर? लखनऊ में। और उसके जो महासचिव थे वह कौन थे? एनजी रंगा। बाद में यह कम्युनिस्ट नेता भी बने। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लेकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला?
तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। इसलिए आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो है पिछला ही यूपीएससी से ट्रेंड हो गया है कि एक क्वेश्चन आपका मुस्लिम से पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए अभी पूछा था ना कि महात्मा गांधी का रसोइया कौन था बीपीएससी में, इस तरह से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा। और बीपीएससी का जितना क्वेश्चन है उसको आपको देख के ही दरोगा में जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, कौन सा? अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड रे। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है, रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होगी। और सबसे छोटी तरंगे किसकी होगी? तो गामा किरण की होगी। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होगी और गामा किरण की तरंगे क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ओके। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो डीएनए को अंतःपात्र में बनाने वाला कौन थे? आर्थर कॉर्नबर्ग थे। ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी? ये आप लोग जानते ही हैं, जेम्स वाटसन और क्रिक ने खोज की थी। 1963 में इसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं कि 1 किलोवाट का मान होता है, तो 1 किलोवाट का मान कितना होगा? 3 ठीक है, ये इसका आंसर है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारित होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी, कितनी आवृत्ति होगी? तो 10 मेगाहर्ट्ज होगी। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट देखिए, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक है, 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। धारा 0.5 एंगस्ट्रॉम बल्ब की शक्ति है, कितना शक्ति है? 110 वाट की। 110 वाट की शक्ति है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? तो अर्धचालक लेजर है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको? केजी ब्रिग्स को। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? इसलिए कौन कर सकता है? तो यह है कौन? पराबैंगनी किरणें। इसलिए पराबैंगनी किरण ऐसा किरण है जिससे कि देखते हैं ओजोन परत इसको कम करता है। ठीक है, सोखता है। अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाए तो सीधे सीधे हम लोग को त्वचा रोग भी होने लगेगा और उपचार भी किया जाता है, इसी से किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड की कितनी सीमा होगी? तो 5 से 6 लीटर की होगी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है, कौन सा? बेरी। यह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन कौन सा? B1 की कमी से होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या खाते हैं? पॉलिश वाला चावल खाते हैं। लेकिन गांव घर में जो चावल खाया जाता था पहले, वह देखिए पॉलिश नहीं होता था, ऊपर में लाल लाल उसमें रहता था, लेयर लगा हुआ, और उसका माड़ जो होता था वह सादा भी नहीं होता था, हल्का लालीपन रहता था, और थोड़ा देर रख दीजिएगा पूरा पूरा जम जाएगा। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में?
ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, और जब हमको जरूरत पड़ता है तो इस ग्लाइकोजन से इसको ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करके उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए सर्दी खांसी में देखते हैं, सर्दी वगैरह होता है तो थोड़ा गर्मा गर्म एकदम तीखा तीखा खाते हैं तो वह कुछ कुछ ठीक होता है। इसलिए विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। सर्वाधिक पाया जाएगा किसमें? आंवला में, और मिर्च में भी पाया जाता है। जीवों में अधिक विविधता का कारण है। क्या विविधता का कारण है जीवों में? तो जीवों में अधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। कीट संवर्धन यानी वर्मी कल्चर क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है कौन है? माइकोप्लाज्मा। कहता है कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? रात बड़ी हो जाएगी, दिन बड़ा हो जाएगा, या दोनों अपरिवर्तित रहेगा, दोनों असमान रहेगा, दोनों अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसमें कि इसको बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। 0 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या 23.5 डिग्री, जिस पर पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है दोनों साइड में। तो जब देखते हैं कि सूर्य यहाँ पर होता है, दक्षिणायन होता है, तो उत्तर भारत में दिन और रात बड़ा और छोटा होता है, और जिस समय उत्तर में रहेगा उस समय दक्षिण भारत में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए अगर वायुमंडल हटा दिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा, दोनों एकदम अपरिवर्तित रह जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे प्रमुख सूखा स्थान होगा? सबसे सूखा स्थान होगा लेह होगा। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ एकदम ड्राई ही ड्राई है। नेक्स्ट है कि कोहरा बनाने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा कब बनता है? जब ठंडा का दिन आ जाएगा तब बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा का प्रभाव होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोहरा जब सुबह सुबह ठंडा का दिन रहेगा, तो ठंडा का दिन जब रहेगा तो इसमें चारों तरफ हम लोग देखेंगे कि बूंदाबांदी एकदम कुहासा के रूप में गिरेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि पूरा का पूरा जो ये वायुमंडल है इसमें छोटा छोटा जैसे ठंड के दिन में क्या होता है, अलाव ज्यादा जलता है, आग ज्यादा जलता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यह कण निकलता है। जैसे कभी देखिएगा अपने घर में कपूर जलाइएगा, ठीक है, तो कपूर जब जलाइएगा तो कपूर में आप देखिएगा कपूर जब जलाइएगा तो कपूर से देखिएगा एकदम छोटा छोटा कण निकलता बहुत ज्यादा। इसलिए ठंड के दिन में हम लोग क्या करते हैं, पुआल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, चारों तरफ यह तैरता है। ठीक है, और इस समय ओस की बूंदें भी ज्यादा गिरती है, नमी ज्यादा रहती है, इसलिए इसमें क्या होता है कि वह जाकर चिपक जाता है। इतना भारी मात्रा में इस समय चारों तरफ छोटा छोटा कण तैरता है कि और नजदीक में ओस की बूंद बन जाती है, इसलिए इसमें वह लिपट जाता है, और लिपटने के बाद धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगता है। ठीक है, इसलिए चारों तरफ घना कोहरा कुहासा छा जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि आप रास्ता में चलते चलते भी भीग जाते हैं, दिखाई भी नहीं पड़ता आपको। इसलिए गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा का प्रभाव। कृत्रिम नभ मंडल कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में।
पेनाइन क्या है? यूरोप में है। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ है? अमेरिका में। अरावली भारत में है। ये सभी क्या है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये सभी पुरानी पर्वत श्रृंखला। भारत में भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। ठीक है, और वह वलित पर्वत है। अगला है वेपन्स ऑफ पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राज चेंगप्पा। अगला है प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो प्रातः काल में काफी ओस बनने का कारण, क्योंकि गर्मी में तो ओस बनेगा नहीं, बनेगा जब भी ठंडा में ही बनेगा, क्योंकि गर्मी में काफी गर्मी रहती है और काफी गर्मी होने के कारण क्या होता है, वो जो छोटा छोटा कण है वह ऊपर उड़ जाता है। लेकिन ठंड के दिन में क्या होता है कि वह कण इधर ही दिखता है। तो कोहरा कब बनता है? कोहरा देखिएगा जब बहुत ठंड रहेगा उस समय, और उस समय आसमान साफ भी नहीं रहेगा। लेकिन ओस जब होता है तो उसमें एकदम आसमान साफ होता है, इसलिए छोटा छोटा कण इधर उधर तैरता है और तैरते समय वह जो बूंद है, मॉइस्चराइजर है, उससे लिपट जाएगा और पेड़ का जो शाखा है, पत्ती है, या फिर नीचे जमीन में जो घास है उस पर यह दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा ठंड होगा तो ओस नहीं, ठीक है, उस समय देखिएगा ओला पाला गिरता है। और कम जब रहेगा, जैसे जो फरवरी मार्च जब आ जाएगा तो उस समय में, और इसके पहले जो दिसंबर जो आएगा, इस समय में ओस की बूंदें हम लोग को मिलने शुरू हो जाएगी। गर्मी में ओस की बूंदें नहीं बन पाती है। नेक्स्ट क्या है? विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, विकेंद्रीकरण है क्या? विकेंद्रीकरण क्या? तो विकेंद्रीकरण में हम लोग देखते हैं कि 3 सरकार है। एक कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या? पंचायत, और इधर वार्ड परिषद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या किया गया कि विकेंद्रीकरण का प्लान बनाया गया, क्योंकि अनुच्छेद 40 में था पंचायती राज का प्रावधान। कितना में? अनुच्छेद 40 में था प्रावधान, लेकिन किसी भी सरकार ने इसको सख्ती से लागू नहीं किया। जब लागू नहीं किया तो उसके बाद इसको क्या किया गया कि संविधान संशोधन किया गया, और इसमें देखते हैं कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा सख्ती से लागू किया गया। इसलिए पहली बार जो प्लान दिया था यह इसी ने, इसलिए रहेगा कि पंचायती राज का भारत में जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी, लिख लीजिए, जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी जनवरी 1957 में, और इसने अपना रिपोर्ट दिया नवंबर 1957 में। ठीक है, और इसी के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। इसलिए अगर क्वेश्चन रहता कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो इसी के सिफारिश पर। भारत में पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसने की? यह भी यही है। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति काफी फेमस है, और इससे आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है। पंचायत से आपको एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, चाहे इससे रहे, चाहे 73वां से रहे, चाहे 73वां में कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 क से लेकर है। कितना विषय है इसमें? तो इसमें विषय कितना है? 29 विषय है। ठीक है, ये सब से आपको क्वेश्चन रहता है, इससे 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 सब से क्वेश्चन आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में।
नेक्स्ट है भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महान लोबिस्ट प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, इसलिए मतलब क्या था कि पहले हमारे यहाँ सबसे अधिक डोमिनेंट कौन थी? कृषि। ठीक है, लेकिन कृषि से देखा गया कि सबका पेट नहीं भर सकता, उद्योग को हमको लाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें सबसे अधिक फोकस किया गया किस पर? एग्रीकल्चर पर। लेकिन दूसरा जो आया उसमें सीधे सीधे हम लोग भारी उद्योग पर आ गए। इसलिए महान लोबिस्ट प्लान क्या था? तो भारी उद्योगों की स्थापना के संबंध में। नेक्स्ट है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है किसको? तो वित्त मंत्रालय को। प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, यह क्या है? तो प्रभावी राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा सबसे पहले लाया गया था कब? तो 2011-12 में। किस समिति की सिफारिश पर? रंगराजन समिति की सिफारिश पर यह लाया गया। रंगराजन समिति की सिफारिश पर लाया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि राज्यों से राजस्व घाटा समाप्त किया जाए। तो राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? राजस्व घाटा का मतलब होता है, राजस्व का मतलब क्या? रेवेन्यू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मेरा इनकम है कितना? 100 रुपया। तो 100 रुपया हमको कहीं से लाना भी तो पड़ेगा, उगाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, कहीं से उगाना पड़ेगा। तो यह उगाने के लिए जो बराबर जो राज्यों को घाटा लगता था, इसके लिए उसको अनुदान देने का प्लान बनाया गया। इसीलिए इसको कहा गया कि राजस्व घाटा। और 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटा का बजट पेश किया गया। ठीक है, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।